Pakistan's triple food, fuel, and finance challenge is a prime illustration of the impacts of COVID, conflicts, and climate on developing countries. Pakistan is one of the worst affected countries from the impacts of climate change. The epic floods of last summer submerged a third of our country, killed 1,700, and displaced over 8 million people, destroyed vital infrastructure, and caused over $30 billion in damage to Pakistan's economy. Pakistan believes that region develops together. Therefore, Pakistan desires peaceful and productive relations with all our neighbors, including India. Since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir to impose the final solution for Kashmir. To this end, India has imposed extended lockdowns and curfews, jailed all genuine Kashmiri leaders, violently suppressed peaceful protests, resorted to extrajudicial killings of innocent Kashmiris in fake encounters, and so-called cordon and search operations, and imposed collective punishments destroying entire villages. Such ideas have bred extremism, hatred, and religious intolerance, including Islamophobia. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में चौथा सतून, मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। जवाद फैज़ी साहब कुछ ज़ाती वजूह की बिना पर आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आज ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। अब से कुछ देर कबल आपने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब सुना होगा, जो कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास के मौके पर किया। इंतहाई कलीदी अहमियत का हामिल ये उनका खिताब रहा। नहायत मुदल्लिल, जामे और मौसर अंदाज में रियासत पाकिस्तान मुख्तलिफ तनाज़ात, मुख्तलिफ मामलात में, चाहे वो इंटरनेशनली हो या जो खित्ते के हवाले से हो, क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या सोचती है, क्या समझती है, किस तरह से इंटरनेशनल लोगों के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना चाहती है, वो सारी बातें वज़ीर आज़म ने आज अपने खिताब में की। मसला कश्मीर का जिक्र किया, इस्लामोफोबिया का जिक्र किया, मौसमियाती तब्दीली के असरात, अफ़गानिस्तान का मसला कितना मुतासर कर रहा है खित्ते को, उस हवाले से भी उन्होंने बात की। फिर गुर्बत, भूख, दीगर तनाज़ात और आलमी ताकतों का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से तनाज़ात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमें गुर्बत नज़र आ रही है, भूख नज़र आ रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ चुका है कि जियो पॉलिटिक्स से हम अपनी तवज्जो जो है वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मरकूज़ कर दें, अगर हम वाकई चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो अमन हो और भाईचारा हो और भूख ना हो और तरक्की हो। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वज़ीर आज़म ने जो आज खिताब किया है नाज़रीन, उस पर हम आपके साथ डिटेल में सारी चीज़ें उनकी शेयर करेंगे, जिन जिन मौज़ूआत पर उन्होंने बात की है। लेकिन जब मैं उनका खिताब सुन रही थी तो एक तरफ तो वो मुझे पाकिस्तान का मुकदमा बड़े ही मुदल्लिल और ठोस अंदाज में लड़ते हुए नज़र आए, लेकिन दूसरी जानिब वो मुझे ग्लोबल साउथ की भी नुमाइंदगी करते हुए नज़र आए हैं। क्योंकि जो भी हमने आलमी तनाज़ात के बाद जो मनाजिर देखे हैं और जिस तरह से चेंजेस आए हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से ग्लोबल साउथ मुतासर हुआ है, उस मुकदमे को भी बड़ी खूबसूरत और अहसन तरीके से वज़ीर आज़म आगे लेकर चले हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, इसको भी दुनिया का नहायत मौसर तरीन प्लेटफॉर्म कहा जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया के लीडर्स का इकट्ठ हम देखते हैं। फिर अब जो ममालिक होते हैं, जो भी उसमें शरीक होते हैं, वो अपनी इंटेंशंस, अपनी अवेलेबिलिटीज़, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी जो मुल्क की पॉलिसीज़ हैं वो भी दुनिया के सामने रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया है। वज़ीर आज़म ने जो अपने खिताब में अहम बातें की हैं वो मुझे बहुत ही एक रेलेवेंट पैनल आज ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं तारुफ का फिर मज़ीद डिस्कशन को ओपन करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, तमाम मौज़ूआत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, जावेद सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं IR एक्सपर्ट हैं, माहिर मौशियात हैं, डॉक्टर नूत फातिमा साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने टाइम निकाला। और इसके अलावा हमें स्काइप पे ज्वाइन करने जा रहे हैं साबिक सफ़ीर हैं जावेद हफीज़ साहब। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ में जावेद साहब सबसे पहले अगर आपसे करूँ तो जिस अंदाज़ में आज वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, जिस अंदाज़ से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, कैसे देखते हैं सर आप उसको? देखिए, मैं समझता हूँ कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इस खिताब में बहुत ही जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं उनका अहाता किया है। बिल्कुल। और चैलेंजेस में बेशुमार हैं
اور خاص طور پر انہوں نے جن چیلنجز کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہیں. بالکل. اور پاکستان سفر کر رہا ہے, پاکستان مصائب کا شکار ہے, اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جو سیلاب آئے تھے اس کے نتیجے میں 3,30,00,000 لوگ جو ہیں پاکستان کے متاثر ہوئے, بے گھر ہوئے اور کھلے آسمان تلے وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ عالمی برادری نے ہماری مدد بھی کی ہے اور بڑی سبسٹینشل انداز میں مدد کی ہے اور ان کی بحالی کا ایک پروگرام شروع ہے, لیکن پاکستان کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت زیادہ متاثر ممالک میں شامل ہوتا ہے. یہ بات جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے وہاں اٹھائی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کووڈ کا جو امپیکٹ ہے, کووڈ-19 جو ہے اس نے پوری دنیا کو, پورے گلوب کو متاثر کیا. بالکل. اور اس میں پاکستان بھی تھا, اور پاکستان نے اس کووڈ کا جو بحران تھا اس کو ایک اچھے طریقے سے اس کو نمٹا, اور اس کے علاوہ IMF نے اور دوسرے اداروں نے پاکستان کی اس حوالے سے مدد بھی کی. اور وہ لوگ جو سب سے زیادہ متاثر تھے کووڈ سے, ان کے لیے پاکستان نے امداد بھی مختص کی اور ان تک پہنچائی. کووڈ تھا اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, اس کے علاوہ غربت ہے. غربت جو ہے وہ اوورآل پوری دنیا کا مسئلہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے بعد دنیا کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ بہت سلو ڈاؤن ہوئی ہے. سپلائی چین جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے, پیداوار کم ہوئی ہے, اور ایک بات اور بھی ہوئی ہے کہ روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس نے بھی دنیا کو غربت میں دھکیلنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ یہ دو ممالک ہیں جو کہ فوڈ کی اجناس جو ہیں اشیاء خرد و نوش وہ پیدا کرتی ہیں, خاص طور پر گندم, اور دنیا کے بہت سے ملکوں کو یہ دونوں ممالک جو ہیں گندم فراہم کرتے ہیں. ان کی لڑائی اور ان کے تصادم کی وجہ سے یہ پوری سپلائی چین متاثر ہوئی ہے. پاکستان بھی ان میں شامل ہے, اور افریقہ کے اور کئی ایشیا کے ممالک اس سے متاثر ہوئے. یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنے سے پرائم منسٹر نے اس کی طرف اشارہ کیا. اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے جو ہندوستان کے ساتھ ایک انہوں نے فارن پالیسی کے کانٹیکسٹ میں جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ساری دنیا کے ملکوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. دیٹ از دی کور آف دی پاکستان فارن پالیسی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا سمیت, انڈیا ہمارا ایک ایسا نیبر ہے جس کے ساتھ ہماری 5 جنگیں ہو چکی ہیں. کشمیر کا ایشو سب سے بڑا کنٹینشس ایشو ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اور انہوں نے کشمیر کا بڑا مؤثر انداز میں ذکر کیا کہ 2019 میں تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور کشمیریوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کو اپنی یونین کا حصہ بنا لیا. ٹھیک. اچھا جاوید صاحب, میں یہاں پر آپ کو اس لیے روکوں کیونکہ انہوں نے ہندتوا پالیسی پر بڑی ڈیٹیل سے بات کی اور کس طرح سے وہ خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے اس حوالے سے بھی بات کی ہے. میں ذرا ایمبیسڈر صاحب کو شامل گفتگو کر دوں, پھر اس پہ میں مزید آپ سے آپ کی رائے چاہوں گی. ایمبیسڈر صاحب, سر بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا ہے. سر, پاکستان کا جو موقف, ریاستی موقف, جس انداز میں نگراں وزیر اعظم نے آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے سامنے رکھا ہے, سر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ دور تو وار آف نیریٹو کا ہے, تو پاکستان نے اپنا مقدمہ صحیح انداز میں لڑا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. یقیناً جو تقریر تھی وہ بہت مؤثر اور بہت مفصل تھی, جامع تھی, اور پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ بہت احسن طریقے سے پیش کیا گیا ہے. فارن پالیسی کے حوالے سے انڈیا کا خاص طور پہ ذکر کیا, کشمیر کا خاص طور پہ ذکر کیا جو کہ ایک کور ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ UN سپروائزڈ پلیبیسائٹ کے ذریعے ہونا ہے اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشن آف دا سیکورٹی کاؤنسل. اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا کہ افغانستان میں داعش اور TTP دونوں ایکٹیو ہیں, اور افغانستان اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے خطے سے, اس کی سرزمین سے کسی ہمسایہ ملک میں, کسی اور ملک میں جو ہے وہ جارحیت اور دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. یہ بڑے مؤثر سے انداز سے انہوں نے کہا. پھر انہوں نے جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے جو مسئلے ہیں وہ اٹھائے. اسلام و فوبیا کا خاص طور پر ذکر کیا
کہ ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे मासूम मुसलमान बशमूल पाकिस्तानी जो मगरबी ममालिक में काम करते हैं और उनका कोई इसमें कसूर नहीं है, लेकिन वो अपने कल्चर और अपने दीन की वजह से उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो उस चीज़ को भी उन्होंने उठाया। मेरे ख्याल में ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक पाकिस्तान का बयानिया था जो वहाँ पे बयान किया गया। अच्छा एम्बेसडर साहब, इसी नुक्ते को थोड़ा सा मैं आपसे मजीद चाहूंगी एलैबोरेट कीजिएगा। ये टाइमिंग आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगी? जो कुछ जड़ावाला में हुआ वो हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा मस्क करने की कोशिश की गई, और पाकिस्तान जो हिंदुत्व पॉलिसी से मुतासिर हुआ है, अब पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है, यूरोप हो, अमरीका हो, सब बोल रहे हैं, कनाडा में जो कुछ हुआ। तो ये मौका और ये जो टाइमिंग थी ये कितनी इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान जो है इन बातों इन मामलात पर पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करता और बताता किस तरफ आपकी तवज्जो जो है वो फौरी तौर पर मरकूज होनी चाहिए। जी बिल्कुल, टाइमिंग जो है वो बहुत अच्छी है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि अब तक तो ये था कि इंडिया जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से इस तरह से पहचाना जाता था कि वो अपने मुल्क के अंदर ये काम करवाता है, यानी कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, और या अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान में बलूचिस्तान का उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि वो यहाँ पे करवाता है, और उसका उन्होंने ख़ास तौर पे कुलभूषण यादव का भी जिक्र किया कि हमारे पास तो सबूत भी है। अब ये है कि इंडिया की दहशतगर्दी जो है वो कई 7 समुंदर पार करके कनाडा तक पहुंची है, और वहाँ पे यानी ये एक मामूली बात नहीं है कि कनाडा का वज़ीर आज़म अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है कि हमारे पास ठोस सबूत है कि इस शख्स को, इस सिख को जो उस गुरुद्वारे का इंचार्ज था प्रदीप सिंह निज्जर, वो उसको उसके कत्ल के हाथ में इंडियन हुकूमत जो है वो मुलव्वस है। जी जी। तो ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडिया को इतनी जुर्रत हुई है कि वो 7 समुंदर पार करके भी दहशतगर्दी करवाए, और मेरे ख्याल में इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर का खिताब जो था वो बहुत मौसर था और बड़े सही वक्त पे था। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब अगर आऊँ तो आलमी मईशत के हवाले से जब डॉक्टर साहब जब बात की निगरान वज़ीर आज़म ने, तो उन्होंने कहा कि जो आलमी मईशत है उसकी जो डाउनफॉल है, जो उसकी तनज़्ज़ुली है, उसमें जो वजूहात का उन्होंने जिक्र किया, उसमें उन्होंने कोविड की बात की, तनाज़ात जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम देख रहे हैं और मौसमियाती तब्दीलियाँ, तो उनका ये भी कहना था कि इन तमाम चीज़ों के बायस बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि दिवालिया होने के करीब पहुँच चुके हैं। अब हमारा जो फोकस है वो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ होना चाहिए अगर हम वाकई अमन की बात करते हैं या गुर्बत को एलिमिनेट करने की बात करते हैं। आप कैसे देखती हैं उनके इस मौक़िफ़ को? ये कितना ज़रूरी है कि इस बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो समझे? जी मेरा ख्याल है, देखिए जो इस वक्त उनको, आपने टाइमिंग की बात की, जो इस वक्त उनको मौका मिला है इस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बात करने का, कोविड से लेके उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पाकिस्तान में इतना डिज़ास्टर सिचुएशन और $30 बिलियन के करीब जो पाकिस्तान को लॉस हुआ है, जो स्ट्रक्चर लॉस हुआ है, और लोगों की जान जो गई वो तो उसका तो कॉस्ट ज़ाहिर नहीं हो सकती, लेकिन और इसको हम ऑलरेडी COP26 में आई थिंक बात कर भी चुके थे, लेकिन उसको भी उन्होंने रिपीट किया और उनको बताया। और ओवरऑल जो इस वक्त एक नैरेटिव पाकिस्तान के लिए जो एक समटाइम एक नेगेटिव इमेज के तौर पर कि ये फेल्ड स्टेट होती जा रही है, ये डिफ़ॉल्ट कर सकती है, खुदा ना खास्ता, ये उस तरह की जो चीज़ हो रही थी, ख़ास तौर पे एक उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी थ्रू दिस फोरम एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजिंग एंड ऑड्स, पाकिस्तान अपनी डेवलपमेंट के लिए एफर्ट कर रहा है, और उसके बाद IMF के प्रोग्राम के लिए। और फिर उसने बताया कि एक्चुअली प्रॉब्लम थी कोविड से ऑनवर्ड हम किस तरह से कॉन्स्टेंट इश्यूज़ के अंदर हैं, और इस वक्त भी हम कोशिश करें कि कैसे पाकिस्तान आगे बढ़े। तो आई थिंक दैट वाज ए वेरी क्रिस्प, आई वुड से आर्टिकुलेटेड, और बड़ी ही टू द पॉइंट उन्होंने इसको एड्रेस करने की कोशिश की। सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहब, लेकिन आर्मी की जो बरादरी है उसने अपने वादे भी तो पूरे नहीं किए ना। $10 बिलियन का वादा किया था। पाकिस्तान किस अंदाज में मुतासिर हुआ है, पूरी दुनिया में जो तब्दीलियाँ आई हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान उससे मुतासिर हुआ है। अगर हम देखें तो हम कार्बन नेगेटिव में जा रहे हैं ना, हम तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, लेकिन हमारा हिस्सा नहीं है जिस तरह से बर्बादी पाकिस्तान में हुई है। हमारा तो 1% वादे पूरे करने का भी जी एग्जैक्टली, देखिए हमारा 1% है, और मेरा ख्याल है कि उसी को उन्होंने रीइंफोर्स करने की
कोशिश की है, क्योंकि 1% से आपका जितने भी इंडिकेटर्स हैं इंटरनेशनली वो कहते हैं जी पाकिस्तान, लेकिन जब आप देखते हैं इट इज़ द ओनली पाकिस्तान हु हैज़ एक्चुअली सेंसिटाइज ऑल ओवर टू ऑल द वर्ल्ड, कि देखिए जी ये आज हमारे साथ हो रहा है और कल इसको आप फेस कर सकते हैं, दुनिया में क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग, दैट वाज पाकिस्तान ने बताया दुनिया को। और उसके साथ ये बड़ी ही कोई इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं थी जितना उन्हें प्लेज किया गया था हमें, लेकिन उसको जोड़ दिया गया है हमारी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है ख़ासतौर पे IMF के साथ, और जैसे ही अब उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है और नेक्स्ट किस्त अभी होती है और अब ये ख़त्म हो जाएगा अप्रैल के शुरू में, उसके बाद जो एक रेगुलर प्रोग्राम फिर आपको देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ अब देखिए कि आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं ख़ासतौर पे सऊदी अरब है, आपका चाइना है, मिडिल ईस्ट है, ये रोल ओवर भी कर रहे हैं इसका और एक अच्छे सिग्नल्स जा रहे हैं। दैट वाज द टाइम कि उन्होंने पाकिस्तान की एक उस नैरेटिव को, उस इमेज को दूसरों को बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान किस चीज़ से गुजरा है और अब वो क्या कर रहा है। Actually, that is where the responsibility comes of international organization and international investor, and particularly जो pledges किए गए थे। तो ये एक रिमाइंडर भी है, आई थिंक वेरी मच टाइमली रिमाइंडर, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने हर चीज़ एक जैसे कहना चाहिए कि सिक्योरिटी से लेकर, और आजकल आपको पता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये प्योरली इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पॉलिसी आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी है, सब एक कंबाइन होता है, लेकिन इसका क्रक्स जो है वो नेचुरली इट गोज़ बैक टू दी इकोनॉमिक पॉलिसी जिसके ऊपर बिल्कुल ठीक। अच्छा जावेद साहब, इस्लामोफोबिया ये हम देख रहे हैं कि ये गाहे बगाहे सर उठाता रहता है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जड़े वाला वाक़े को ही हम इसको डिस्कस करें, बल्कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि मुसलमान भी जो है वो इसके शिकार होते हैं। ये कितना इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म था जहाँ से पाकिस्तान ने ये आवाज़ बुलंद की कि इस्लामोफोबिया का जो है वो ख़ात्मा होना चाहिए, इस्लाम हमें अमन का दर्ज देता है, और जिस तरह की बातें की जाती हैं इस्लाम से रिलेटेड उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, और जो वाक़यात होते हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी सिख के साथ हो या किसी हिंदू के साथ हो, वो तो मुसलमानों के साथ भी होते हैं। तो ओवरऑल इस पर कोई पॉलिसी बननी चाहिए ताकि इसका खात्मा हो सके, ना कि ये कह दिया जाए कि इसका ताल्लुक जो है वो इस्लाम से है। देखिए इस्लामोफोबिया जो है माफ़ कीजिए, वो उसके ऊपर बड़ी तशवीश है इस्लामी दुनिया में, और पाकिस्तान ने ये जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मगरब में उभरती हुई जो लहर है, इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया इसको रोकने के लिए। पाकिस्तान ने यूएन में इससे पहले भी ये मसला उठाया था, और अब भी ये मसला उठाया हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और ये बड़ा मौसर अंदाज में उन्होंने बात की है। इस्लामोफोबिया कुछ मगरबी ममालिक ऐसे हैं जहाँ के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो हैं, पॉपुलर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, वो इस मसले को, इस मामले को उठाते हैं, और मशरक़ और मगरब और इस्लामी दुनिया और मगरबी दुनिया के दरमियान एक खलीज जो है उसको वो हायल कर देते हैं। गलत फहमियों का एक सिलसिला शुरू होता है, नफ़रतें बढ़ती हैं, और एक तरफ जो मगरबी ममालिक ये दावा करते हैं कि हम इंटरनेशनल पीस और हम आहंगी और हारमोनी की तरफ जाना चाहिए, हमें बड़ा वो दर्श देते हैं। लेकिन जब वो ये हरकतें करते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम को एक दहशत गर्दी का मज़हब करार देकर एक लेबल लगाते हैं, तो उससे बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल पैदा होती है। पूरी इस्लामी दुनिया के सेंटिमेंट्स जो हैं मुसलमानों के, इससे हर्ट होते हैं। तो एक तरह से इस्लामी पूरी दुनिया का अमन जो है वो भी मुतासर होता है, नफ़रतें बढ़ती हैं, मज़हब के दरमियान जो दूरियां हैं वो होती हैं। सो इसको हैंडल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। OIC के और ममालिक जो हैं उनमें तुर्की भी है, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया और कई और लीडिंग ममालिक जो हैं वो भी इस इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन पाकिस्तान बहुत ही मौसर अंदाज में आवाज़ बुलंद कर रहा है और वार्न कर रहा है कि अगर इस्लामोफोबिया का ये ट्रेंड ख़त्म ना हुआ तो इससे दुनिया के अमन को बहुत सख्त नुकसान पहुँचेगा। आप देखते हैं कि स्वीडन में जिस तरह कुरान मजीद की बेहरमती की गई और मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, तो उससे मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो बहुत मुतासर हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, उनको बहुत दुख और तकलीफ़ हो रही है, और उसका रद्द अमल भी सामने आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिस तरह बाकी लोग कहते हैं कि जी बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ जो मजहबी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ उसने सलूक होना चाहिए, उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, तो मुसलमानों के हुकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मुसलमानों का मौक़िफ़ ये है
کہ مسلمان تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، اور وہ مذاہب خاص طور پر جو آسمانی مذاہب ہیں اور جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، ان کتابوں کا ہم اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مساجد کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مغربی ممالک میں یہ کہا گیا تھا کہ مسجدوں سے اذان نہ ہو، پھر کہا گیا کہ ان کے مینار جو ہیں وہ منہدم کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اسلاموفوبیا کا ایک ٹرینڈ ہے، ایک رجحان ہے، اور اس پر کئی وہاں کے سیاسی لیڈر اور سیاسی جماعتیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ These people try to capitalize on this trend of Islamophobia، اور اس کی بنیاد پر ووٹ لیتے ہیں۔ اس کو کرش کرنا چاہیے، اس کو کرب کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ اور پرائم منسٹر نے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح کہا ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے اس کا خاتمہ ہونے چاہیے، اور دنیا میں اگر امن اور ہم آہنگی چاہیے، اور بین المذاہب جو ہم آہنگی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلاموفوبیا کے خاتمے کی طرف اقدامات کریں۔ اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ورنہ اس سے دنیا کا امن تباہ و برباد ہوگا۔ بالکل جی، پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ انٹرنیشنل کو بننا چاہیے اور ایسے لاز بنے جو کہ اس چیز کو دیکھیں اور یہ دوبارہ یہ سر نہ اٹھائے۔ وقت ہو ایک بریک کا، واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتیں، محبت، امن اور سلامتی کی بات، سیرت طیبہ کے گوشوں سے ملے گی رہنمائی، نعت خواں کریں گے سرکار کی مدح سرائی، علماء کی گفتگو محفل کو بنائے گی نورانی، نوجوان مقرر کریں گے شعلہ بیانی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، صرف پی ٹی وی کو۔
वेलकम बैक नाजरीन। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ के खिताब के हवाले से, जो कि उन्होंने UNGA में अब से कुछ देर कबल किया, और जिन मौज़ूआत को उन्होंने हाईलाइट किया उस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में आज बहस कर रहे हैं। वो कितने ज़रूरी थे और ये दुनिया के सामने नुक्ता नज़र एक मौसर अंदाज में रखना कितना ज़रूरी था। एम्बेसडर साहब सर, मैं वापस आपकी तवज्जो हिंदुत्व की तरफ लेकर आना चाहूँगी। बड़ा बर्निंग इशू है और ये हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने ये बड़े बाशगाफ अल्फाज में कहा कि भारत की हिंदुत्व एजेंडे के पीछे एक घिनौनी हकीकत दुनिया को जंग की लपेट में ले सकती है। सर, आपको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अवेयर है जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है, और जो अब ये इसके शोले हम देख रहे हैं कि खित्ते को और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी अवेयर है इससे? जी बिल्कुल अवेयर है, और बल्कि मुझे याद पड़ता है कि अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन जब आए थे यहाँ पे इंडिया में और पाकिस्तान में, तो उन्होंने इंडिया में वाज़ेह तौर पे इंडियन लीडरशिप को कहा था कि आप एक ऐसी कम्युनिटी जो आपकी आबादी का 12% है और उसकी यानी 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की इंडिया में, उनको अगर आप एलियनेट करेंगे, मार्जिनलाइज करेंगे तो इंडिया तरक्की नहीं कर सकता। अब वही सूरत हाल जो है वो सिख कम्युनिटी को भी दरपेश है, वही सूरत हाल जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी दरपेश है। तो इस तरह से हिंदुत्व जो है वो ना सिर्फ मुसलमानों को इफेक्ट कर रही है बल्कि दूसरी अक़लियतों को भी कर रही है, और ये एक किस्म की एक हर्डल है, एक रुकावट है इंडिया के मजीद आगे बढ़ने में। तो बिल्कुल ये एक बर्निंग इशू है, और इससे इलाके का अमन जो है वो तबाह हो सकता है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। मैं एक और चीज़ की तरफ भी इससे मिलती जुलती जो कि वज़ीर आज़म ने पॉइंट आउट की, वो ये है कि हमारा खिता जो है वो ट्रेड के लिहाज से लीस्ट कनेक्टेड है। यानी जो इस खिते में जो ट्रेड हो रही है, इंडिया, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये बहुत ही कम है। इस ट्रेड को हम ज़्यादा करके इस इलाके की कनेक्टिविटी को बढ़ा के हम गुर्बत को कम कर सकते हैं, हम मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, यहाँ पे मज़ीद कारोबार हो सकता है, यहाँ पे मज़ीद जॉब्स बन सकते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे इस तरफ इशारा किया कि ट्रेड कनेक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन ट्रेड कनेक्टिविटी तब बढ़ेगी जब खिते में अमन आएगा, जब कश्मीर का मसला हल होगा, जब ये हिंदुत्व का जिन जो है ये हमारे सरों से उतरेगा। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ उन्होंने ये बात भी की जो अफगानिस्तान के हवाले से कि TTP और दाइश जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको ये देखना होगा कि वो जो उन्होंने दोहा माहिदा किया था उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे। तो एक जो तासुर हो रहा था पैदा कि शायद पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को लेकर शायद कोई एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने वाला है, एक तो उन्होंने एक तरफ उसकी नफी की, दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भी याद कराया कि दाइश सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है बल्कि आपके लिए भी खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल, जबकि TTP जो है वो मेनली पाकिस्तान के लिए खतरा है, दाइश जो है वो इंटरनेशनल है। जी। दाइश, आपको याद होगा कि दाइश का जन्म जो है वो इराक और सीरिया में हुआ था, और दाइश का एजेंडा जो है वो इंटरनेशनल है। दाइश जो है वो ना सिर्फ अफगानिस्तान में है बल्कि दाइश यमन में भी है और बहुत सारे अरब ममालिक में भी है, और इसके टेंटिकल्स जो हैं, इसके हाथ बड़े लंबे हैं। ये पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है, और ये हम सबको मिलके जो है इसका सदेबाब करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान ने ये दोनों TTP और दाइश का मसले जो है वो अफगानिस्तान के साथ उठाए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने एक और बात जो बड़ी अहम की, वो अफगानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बच्चियों की तालीम के बारे में थी जी। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत मुफस्सल उनका खिताब था और बड़ा हमाजहत था, जिसमें बहुत सारे मौज़ूआत उठाए गए, और ख़ास तौर पे वो मौज़ूआत जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरऑल अगर हम वज़ीर आज़म की इस विज़िट को देखें तो बहुत ही भरपूर विज़िट हमें अब तक नज़र आया है। साइडलाइन मुलाकातें भी हुई हैं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उनकी मुलाकातें हैं, समिट से खिताब है, अमरीकी थिंक टैंक से उनकी मुलाकातें हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की इसमें सिफारतकारी का जो पहलू है वो कहाँ पर आपको स्टैंड करता हुआ नज़र आता है? देखिए जी, मेरा ख़्याल है कि जो हमारे अभी तक लास्ट टाइम भी आप देखेंगे यूएन में जो बात हुई और उसके बाद से लेकर पाकिस्तान ने जितना एजेंडा जो है वो यूएन में जितना हाईलाइट किया, उसमें एक डिप्लोमेटिक चैनल्स का और डिप्लोमेटिक फ्रंट का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज उन्होंने जैसे आज उनकी स्पीच हुई है, आज हम बात कर रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में एक डिस्कशन हो रही है, मीडिया बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजर जाएंगे आपको पता है कि इसकी एक ऑनरशिप लेने की ज़रूरत है, इसको फॉलो अप करने की ज़रूरत है, इसको कॉन्स्टेंट कहने की ज़रूरत है, इसके एक नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारा जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें हमें, मेरा ख़्याल ये है कि एक ऐसा पर्टिकुलर यूनिट होना चाहिए जो जब आपके स्पीच होती है यूएन के अंदर, जो साल में एक मौका आपको मिलता है बात करने का पूरी होल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और उनके लीडर के साथ, उसके पॉइंट्स को बना के और उसके साथ उसको कैसे फॉलो अप किया जाए और उसको किस तरीके से, एक फॉलो अप तो है लेकिन उसको कहते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल ये है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है वो पूरा का पूरा एक पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का होता है। और इस वक्त देखिए जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो किसी भी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस वक्त फॉरेन पॉलिसी सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं है, फॉरेन इकनॉमिक पॉलिसी है। इकनॉमिक पॉलिसी के लिए फिर नेचुरली हमें वो सारा जो एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि पाकिस्तान क्या स्ट्रेंथ प्रेजेंट कर सकता है, पाकिस्तान इस वक्त क्या ऑफ़र कर सकता है और पाकिस्तान ने अब तक क्या किया। पाकिस्तान ने बहुत सारे, जैसे उन्होंने वुमेन की एम्पावरमेंट की और वुमेन की एक रोल मॉडल की बात की, पाकिस्तान ने बहुत डेवलप किया उसके ऊपर। पाकिस्तान ने टूरिज़्म के ऊपर बहुत डेवलप किया। पाकिस्तान एक सॉफ्ट पावर को एग्जर्ट करना चाहता है। पाकिस्तान ने बहुत इसकी एग्जीबिशन की है विज़ अफ़गानिस्तान आल्सो, कि उन लोगों को किस तरह से होस्ट करना, उनके बच्चों को एडमिशन, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप्स देना, सब करना, ये एक सॉफ्ट पावर का हिस्सा है जो पाकिस्तान कर रहा है। जिस तरह उन्होंने एक बात की कि हमारे जो मिशंस जाते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, और जिस तरह हमने उसको एक पीस मिशन की जो उन्होंने बात की, पीस स्टेबिलिटी की बात की, दिस इज़ ऑल व्हाट वी कॉल इज़ अ सॉफ्ट पावर, जिसकी बहुत अच्छी जो प्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है वो कर सकता है। इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल है कांस्टेंट लोगों को याद कराने में, इंटरनेशनली लोगों को याद कराने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए कि ये डिस्कशन हुई है, ये एजेंडा था, यहाँ पहुँचे। जिस तरह से हम अब भूल चुके कि जी COP26 में क्या उन्होंने हमें प्लेज किया, because there is no talk further on that. So that is important. बिल्कुल ठीक। अच्छा जावेद साहब, बड़ी अहम ये नुक्ता है वज़ीर आज़म का, अभी हल्का सा हमने इसको टच भी किया, मैं चाहूँगी इस पर डिटेल से बात करें। जब हम बात करते हैं ना कि तनाज़ात हैं पूरी दुनिया में और 50 से ज़ायद मुकामात पर ज़्यादा देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया उसकी लपेट में आती है। वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी तकरीर में एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी याद कराई हैं, मसलन मसला कश्मीर की अगर बात करें, मसला फ़लस्तीन की अगर बात करें, मसला अफ़गानिस्तान की बात करें, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के रोल को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो उन्होंने ये याद कराया कि आप इसमें अपना किरदार अदा करें ताकि ये जो मसाइल हैं ये हल हों, फिर दूसरी बात करें कि गुरबत ख़त्म होनी चाहिए और अमन का क़याम होना चाहिए, क्योंकि एंटोनियो गुतेरेस साहब ने जब अपना खिताब किया तो उसमें भी उन्होंने ख़ास तौर पर यह कहा कि दुनिया से तनाज़ात का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है और ये तनाज़ात जब तक हल नहीं होंगे तो हंगर का खात्मा नहीं होगा और खुशहाली नहीं आएगी। तो इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत बड़ा किरदार है, जिस तरफ वज़ीर आज़म ने इशारा भी किया और याद भी उनको करवाया है। जी बिल्कुल। देखें, यूनाइटेड नेशंस की जो तश्कील और तख्लीक है, उसका जवाज़ या उसका रैशनेल जो था वो ये था कि दुनिया में अमन कायम करना। बिल्कुल। और यूनाइटेड नेशंस के बारे में दुनिया के अक्सर ममालिक में ये तासुर है कि यूनाइटेड नेशंस पीस और अमन बरकरार रखने में या कायम करने में नाकाम रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बड़ी ताकतें हैं, ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं, वो और जो बहुत ज़्यादा बाअसर ताकतें इकनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जिनका असर है और जिनके इंटरेस्ट हैं दुनिया भर में, वो ताकतें अमन के फ़रोग में वो किरदार अदा नहीं कर रही जो कि उनको करना चाहिए। जो आपने दो बातें की हैं, दो मसाइल हैं कश्मीर और फ़लस्तीन का, इनके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, इनकी कमिटमेंट्स मौजूद हैं कि ये दोनों मसाइल जो हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के तहत हल होंगे।
और यूएन के एजेंडे पे हैं, लेकिन यूएन जो है अनफॉर्चुनेटली इन मसाइल को हल नहीं कर सका। और नतीजा ये है कि कश्मीर में भी फ़लस्तीन में भी रोज़ाना की बुनियादों पर इनोसेंट मासूम लोग मारे जाते हैं, फायरिंग होती है एंड पीपल आर किल्ड, इवन विमेन एंड चिल्ड्रन आर बीइंग किल्ड, और ये रोज़ाना का मामूल है। यहाँ पे हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान की जो 9 से 10 लाख फ़ौज है, वो दुनिया के इस छोटे से इलाके में जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं उसमें डिप्लॉयड है, और दुनिया का सबसे हाईली मिलिटराइज्ड जोन जो है वो ये कश्मीर है। और यहाँ पे फ़ौज जो है हर वक्त मुतहर्रिक है। रात के वक्त कश्मीरियों के घरों की दरवाज़ों पे दस्तकें होती हैं, दस्तक दी जाती है, और नौजवान लोगों को ड्रैग करके खींच के बाहर निकाला जाता है, और कुछ अर्से के बाद उनकी लाशें मिलती हैं। ये बात भी तय है और दुनिया भर में इसके ऊपर कंसेंसस है कि कश्मीरी ख़वातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, उनकी जो इज़्ज़तें पामाल होती हैं। हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ पर जो मुज़ालिम डाल रही है, और ख़ास तौर पर 2019 के बाद जबकि मकबूजा कश्मीर को उन्होंने इंडियन यूनियन का ज़बरदस्ती हिस्सा बनाया और आर्टिकल 370 के तहत जो उनको स्पेशल स्टेटस था उनको ख़त्म किया है, उसके बाद हिंदुस्तान पर एक ज़बरदस्त खौफनाक किस्म का कर्फ्यू लग गया है, और जो हज़ारों लड़के नौजवान कश्मीरी उनको गिरफ़्तार किया गया है, ख़वातीन को जेलों में बंद किया गया है। वो बहुत सारे कश्मीर आज मिसाल के तौर पर मीर वाइस उमर फ़ारूक जो है उनको कहा गया कि आप जुमे की नमाज़ पढ़ा सकते हैं। 4 बरस तक उनको जुमे की नमाज़ पढ़ाने की श्रीनगर में इजाज़त नहीं थी। तमाम जो कश्मीरी लीडर हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, वो गिरफ़्तार हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इससे जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशंस हैं बहुत टेंस है, और इस खित्ते में जो अमन नहीं कायम हो रहा और उसकी बड़ी वजह ये। और आपने ये बात भी की कि यहाँ पर ट्रेड होना चाहिए, इस खित्ते में गुर्बत का ख़ात्मा होना चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पे पीस के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए। और ये वो खित्ता है जिसमें बहामी जो ट्रेड है आपस के ममालिक का, जनूबी एशिया के ममालिक का ट्रेड जो है वो न होने के बराबर है। और देखें सार्क एक तंजीम बनाई गई थी कि जिसमें साउथ एशिया के सारे ममालिक शामिल थे, साथ के साथ उसको सबरटाज किया इंडिया ने। और उसकी वजह यह थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस ठीक नहीं, टेंस हैं, और कश्मीर की वजह से, और यहाँ अमन नहीं बरपा हो सकता, अमन कायम नहीं हो सकता, उसके नतीजे में यहाँ पर ट्रेड नहीं हो सकता। इस वक्त भी जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बड़ा आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और उनकी ख्वाहिश भी शायद हो, लेकिन कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और जो सियासी मामलात हैं उनकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। तो मिस्टर गुतेरेस जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल, उनकी ख्वाहिश तो है कि अमन कायम हो, लेकिन इसके लिए पेशरफ्त जो है उन्होंने करनी है, यूएन ने करनी है, और उन बड़ी ताकतों ने पेशरफ्त करनी है जो कि दुनिया के अमन को की बातें तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते, अमली तौर पे कुछ नहीं करते। मैं इसी पर आना चाहती हूँ एम्बेसडर साहब। सर, जब हम तनाज़ात की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं दुनिया जो है वो तनाज़ात का शिकार है, जिसकी वजह से गुर्बत बढ़ रही है, अमन नहीं है, या ग्लोबल साउथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है इन मामलात के बाइस। तो सर, क्या वजूहात हैं कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जो इन मसाइल को हल कर सकते हैं, वो अपना किरदार अदा करने में हमें सुस्त नज़र आते हैं? क्या वो उससे आंखें चुरा रहे हैं, या ये उनके फेवर में जाता है किसी भी लिहाज से? क्योंकि जब अमन की बात तो कर रहे हैं, तो गुतेरेस साहब ने भी कहा कि दुनिया में अब तनाज़ात खत्म हो जाने चाहिए, अमन की बात होनी चाहिए, खुशहाली की बात होनी चाहिए, और तरक्की पजीर ममालिक को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन सर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक ये तनाज़ात रिजॉल्व नहीं होते। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अमन के बगैर जो है वो खुशहाली नहीं आ सकती। और वज़ीर आज़म के जो खिताब में एक बड़ी अहम चीज़ ये थी कि हम यूएन, क्योंकि यूएन का रिफॉर्म एजेंडा जो है ये बहुत सालों से चल रहा है, इस पे बहस हो रही है, लेकिन देखिए जो बड़ी वजह है यूएन के नाकाम होने की वो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास परमानेंट मेंबरशिप है जी, और उनमें से हर मुल्क के पास, हर मेंबर स्टेट के पास वीटो पावर है। आप जरा देखिए कि जो है कश्मीर के मसले के ऊपर कितनी बार वीटो इस्तेमाल हुआ है। आप ये भी देखें कि फलस्तीन के ऊपर कितनी बार वीटो इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है आइडियली ये तंजीम जो है इसमें सब मुल्कों को बराबर होना चाहिए,
لیکن عملاً ایسا نہیں ہے. وہ جو 5 لوگ ہیں، وہ 5 ملک ہیں، وہ امن کی ان میں سے ناٹ سارے نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ملک جو ہے وہ اس کو سیبوٹاج کرتا رہا ہے. اور اس وقت انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا کینڈیڈیٹ ہے کہ ہمیں بھی پرماننٹ ممبر بنایا جائے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ مزید پرماننٹ ممبر بنانے کے حق میں نہیں ہے. پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ آپ ضرور اس کو ایکسپینڈ کیجئے، لیکن نان پرماننٹ ممبرز بنائیے، ویٹو والے ممبر نہ بنائیں، ورنہ یہ تنظیم جو ہے وہ پہلے سے بھی خراب ہو جائے گی اور اس کی ڈیلیوری کم ہوگی اور امن جو ہے وہ ایک خواب بن کے رہ جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا شاہد صاحبہ میرے پاس کچھ آخری ہی ٹائم رہ گیا ہے تو میں چاہوں گی اوور آل اگر ہم وزیر اعظم کے اس وزٹ کو دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کے پرسپیکٹو سے یہ کتنا فروٹفل وزٹ رہا ہے؟ اس کے آؤٹ کم کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے. دیکھیں میرا خیال ہے اس وقت جو امیجیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ انسٹنٹ امپیکٹ، جو کہ بہت اگر آپ میڈیا آپ دیکھیں اور جس طرح سے انہوں نے بڑی ہی جسے کہنا چاہیے کہ سینٹر آف اٹینشن رہے ہیں when he was talking to people، اور بڑی گریسفل، جیسے میں نے کہا کہ بڑی آرٹیکولیٹڈ، اور انہوں نے بڑے تھوڑے سے ٹائم کے اندر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایشو جو نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ تھا انہوں نے کوئی ایشو نہیں. کلیش آف سویلائزیشن کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ کیسے اس سے لے کر اب تک ہم کس طرح سے چیزیں، اس میں اسلاموفوبیا کا ذکر بھی رہا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے نیشنل ایجنڈا اینڈ انٹرنیشنل ایجنڈا دونوں کو کی کمبینیشن کے ساتھ جو انٹرنیشنلی اور نیشنلی پرابلمز ہیں وہ اس وقت پوری ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیڈرز کے سامنے رکھا ہے. اور میرا خیال ہے یہ ہے کہ ایک پورا روڈ میپ بھی ہو سکتا ہے فیوچر کے لیے، 1 ایئر کے لیے جو ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ، اور اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کرکس آپ بتایا کہ پاکستان ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہی سیڈ کہ پاکستان اس وقت ان چیزوں میں بھی گھرا ہوا ہے، جس میں سب سے بڑی بات ٹیررزم اور جو ہمارا انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے. جہاں تک انٹیگریشن کی بات کی ہے، آئی تھنک وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کریٹیکل ٹائم پوائنٹ ہے اس پوائنٹ آف ٹائم کے جس وقت پاکستان گزر رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ خطہ، کیونکہ آپ اس وقت انڈیا کو اگر دیکھیں تو وہ گریڈ کو، جو آپ کی پاور گریڈ ہے نا، اس کو سعودی عربیہ کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ جوڑنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. اس کے بعد اس کو یورپ میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا ہم انٹرنلی یہ جو کنٹریز ہیں، کیا آپس میں صرف وہ چیزیں جو ایک دوسرے کو ہم لے اور دے سکیں اور ایک جیسی انوائرمنٹ کے اندر جو پروڈکشن ہو سکتی ہے، کیا وہ بھی ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے؟ اور ہمارے پاس بہت سارے ماڈلز اس کے آلریڈی موجود ہیں. اونلی ہرڈل از انڈیا. تو نیچرلی دیٹ از وائی ہی ہیز ہائی لائٹڈ اینڈ ایور رائٹڈ اٹ. بالکل ٹھیک. اچھا جاوید صاحب مختصر اختصار کے ساتھ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو ذمہ داری پاکستان کی بنتی تھی کہ وہ دنیا کو بار بار یہ یاد کروائے کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، کیا پاکستان نے بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ پاکستان نے بالکل اپنا جو نقطۂ نظر ہے، اور خاص طور پر UN کو اور جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو یہ یاد کرایا ہے کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں دنیا میں، جو کہ آپ سب باتیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک سٹیپس. اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہیں آپ نے. اور خاص طور پر وہ خطے کہ جہاں پہ تصادم ہے، جہاں پہ تنازعات حل نہیں ہو پا رہے، اور جس میں کہ آپ کا رول بہت امپارٹنٹ رول ہے، اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو دنیا میں تصادم رہے گا، اور تصادم رہے گا تو اس کے نتیجے میں امن قائم نہیں ہوگا، اور پھر خوشحالی اور اکنامک گروتھ کی جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے. اس لیے یہ ضروری ہے. اور خاص طور پر انڈیا جو ہے اس کا پرابلم یہ ہے، ابھی وہ بات کر رہے تھے امبیسڈر صاحب کہ وہ UN سیکورٹی کونسل میں جانا چاہتا ہے، وہ ایک گلوبل پلیئر بننا چاہتا ہے، لیکن اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. وہ ان کے داخلی معاملات میں مداخلت کرتا ہے اور ہر طرح کی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کا خواب ہے کہ اسے ایک بڑی طاقت اور سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنایا جائے، اس کو ویٹو پاور دی جائے. کا خواب ہے نا جاوید صاحب، جو ابھی تک پورا نہیں ہو پایا. بہرحال میرے پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا، ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، سابق سفیر ہمیں جوائن کر چکے تھے ان کا بہت شکریہ، جاوید حفیظ صاحب بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم نکالا. آج وزیر اعظم نے جو خطاب کیا ہے UNGA میں، یہی پاکستان کی سوچ ہے، یہی پاکستان کا نظریہ ہے، یہی پاکستان کی فکر ہے، اور یہی پاکستان کی اصل شکل ہے. یہی نظریات ہیں جو آج انہوں نے
UNGA के इजलास में रखे हैं और पाकिस्तान की सोच यही है जो आज वज़ीर आज़म ने पूरा नक्शा दुनिया के सामने पाकिस्तान का रखा है कि पाकिस्तान बहुत से मामलात में क्या सोचता है और क्या देखना चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।